हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हम चैप्टर करने वाले हैं, जो कि भारत के पड़ोसी के नाम से आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्लास 9 का यह 7वां अध्याय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। बहुत ही जो है बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका जो है नेपाल के बारे में परिचय है। तो नेपाल में क्या क्या है देखते हैं। तो आप जानते हैं कि पड़ोसी जो हैं देश कौन कौन से हैं। नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, चीन है, इधर म्यांमार है और जो है श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि नेपाल भारत का क्या एक पड़ोसी देश है। यहाँ हमें आने जाने में अन्य देशों की तरह वीज़ा मतलब अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा यह जो है पड़ोसी देश भारत के उत्तर में अवस्थित है। ग्लोब पर नेपाल 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में देखा जा सकता है। यह देश चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और अतः इसे मध्यस्थ देश भी कहा जाता है। नेपाल के उत्तर में क्या है? तिब्बत, जो कि चीन स्थित है, जिसके बीच महान हिमालय दीवार जैसा खड़ा है। अन्य 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं। नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश स्थित है। मौर्य शासन काल में बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन था? लुम्बिनी नेपाल में स्थित है और यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है, जहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेला का आयोजन होता है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,40,997 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2.76 करोड़ 2005 के अनुसार है। संरचना देखेंगे, संरचना एवं स्थलाकृति। तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही नेपाल की संरचना का संबंध है। अवसादी चट्टानों के भूताब के कारण वलन से बने भू आकृति नेपाल की विशेषता है। यहाँ धरातल के पास मुलायम चट्टान तथा धरातल के नीचे कठोर चट्टान पाई जाती है। अधिकतर पर्वत शिखर आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों से बनी है। ये देख सकते हैं नेपाल की राजनीतिक एवं भौतिक जो है मानचित्र है। ऊपर में क्या है? तो तिब्बत है, नीचे में आपको भारत है। ये देख सकते हैं पूरा भारत का चित्र है और यहाँ पर 3 तरफ से भारत जो है नेपाल को घिरे हुए है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व के क्षेत्र में है। पश्चिम के क्षेत्र में जो देखने को क्या मिलता है? तो पश्चिम के क्षेत्र में उत्तराखंड देखने को मिलता है। तो वहीं दक्षिण के क्षेत्र में यूपी, बिहार और उत्तर में आपको उसका है नेपाल। नेपाल में जो है उत्तर में तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश, जो देश के दक्षिणी भाग में भारत की सीमा से सटा है और इस भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। घने वन एवं लंबी घासें इस क्षेत्र की विशेषता हैं। दूसरा, मध्य या पहाड़ी प्रदेश, जिसमें महाभारत लेख तथा चूड़े की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। यह भाग समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर तक ऊंचा है। इसमें अनेक घाटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो शंकुधारी वृक्षों से भरे हैं। इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ अनेक घाटियाँ हैं, जिसमें काठमांडू की घाटी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा भाग जो है हिमालय श्रेणी प्रदेश है। यह जो है प्रदेश नेपाल के उत्तरी भाग पर फैला है। इस क्षेत्र में अनेक ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो पर्वतारोहियों को आकर्षित करते हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट, तो जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ स्थित सभी पर्वत शिखर सालों भर हिमाच्छादित रहते हैं तथा अनेक सदावाहित नदियाँ
का यह जन्म स्थल है। यहाँ के अन्य मुख्य शिखरों में मकाऊ 8439 मीटर, मेजून 7139 मीटर तथा गौरीशंकर 7134 मीटर, 39 और 34 और संसार के ऊंचे पर्वतों में अपना नाम जो है अपना स्थान रखता है। माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय श्रेणी साहसिक अभियानों का केंद्र रहा है तथा पर्वतारोहण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेप्यू मुख्य है। जलवायु देखेंगे, जलवायु विशेषता तो नेपाल की जलवायु जो है शीत प्रधान है। यहाँ की जलवायु जो है यहाँ की भू आकृतियों से प्रभावित है। दक्षिण के तराई भाग जो है दक्षिण के तराई वाले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है और क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। काठमांडू का तापमान जाड़े में 2 डिग्री सेल्सियस जो है सेंटीग्रेड से भी कम नीचे चला जाता है और जबकि गर्मी के तापमान में यह 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे जो है मार्च से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है। जाड़े में देश के उत्तरी भाग में हिमपात होते हैं तथा शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा भी होती है। जल प्रवाह देखेंगे तो नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र का क्रम है। एक एक करके देखेंगे, कोसी, गंडक और घाघरा। कोसी, गंडक और घाघरा जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है? कर्णाली नदी है जो घाघरा की सहायक नदी तथा पश्चिमी नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है कर्णाली। और यह जो है मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी भी कहते हैं, जो गंडक भारत में कर रहे हैं उसको वहाँ पर नारायणी कहा जाता है। तथा पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोशी कहते हैं। पूर्वी नेपाल में कोसी को क्या कहा जाता है? सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण प्रभावित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। ढालुआ भूमि होने के कारण इन नदियों में तीव्र प्रभाव होती है जिससे अपर्दन की समस्या बनी हुई है, किंतु जल विद्युत उत्पादन की भारी संभावना प्रदान करती है। मृदा एवं वनस्पति देखेंगे तो नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटेराइट तथा मध्य पर्वतीय प्रदेश में अन्य उपजाऊ भूमि पांड-जोल मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ भूक्षरण की समस्या से ग्रस्त है। नेपाल के 25.4% भूमि पर वन तथा 13% भूमि पर जो है चारागाह फैला है। तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चीड़ हरित वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं। सदाबहार चौड़ी पत्ती वन के वन जो है 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके ऊपर सदाबहार शंकुधारी वन 2400 से 4000 मीटर तक पाई जाती है। इसके जो हैं ऊपर पर्वतीय चारागाह मिलते हैं जहां जनसंख्या के वृद्धि के कारण वनों की कटाई एवं पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दिया है। यहाँ के वनों में हाथी, बाघ, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वस्तुतः नेपाल जैविक विविधता का भंडार गिरी है। अगला है कृषि। तो कृषि कैसा है? तो नेपाल में जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है। यहाँ 18% भूभाग पर खेती होती है। मुख्य जो है खाद्यान्नों में चावल, मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि है। व्यापारिक फसलों में जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय तथा कपास मुख्य है। देश के कुल जो है उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई प्रदेश में से आता है। काठमांडू जो है घाटी में सघन कृषि होती है जिसमें चावल तथा फल और सब्जी की कृषि मुख्य है। खनन एवं उद्योग देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो नेपाल में खनिजों का अभाव है। अभ्रक यहाँ का मुख्य खनिज है। अल्प मात्रा में लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट आदि भी मिलते हैं। शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है, जहाँ यहाँ जल विद्युत विकास की असीम संभावनाएं हैं, किंतु इसका विकास नहीं के बराबर हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है।
यहाँ बड़े उद्योगों के स्थापित होने के बड़े कारकों का अभाव है। यहाँ कृषि एवं वन आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया, सिलाई, कागज या लुगदी इत्यादि का निर्माण होता है। सीमेंट तथा कृषि उपकरण भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल तथा पर्वतारोहण सैलानियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। व्यापार देखेंगे तो व्यापार का जो है नेपाल का व्यापार खनन एवं उद्योग में हो रही वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश व्यापार आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है और मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, चीन तथा भूटान के साथ होता है इसका व्यापार। और यहाँ से सूती एवं ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ तथा जड़ी बूटी का निर्यात किया जाता है। भारी मशीन, बिजली के सामान तथा वाहनों का आयात किया जाता है। मरुस्थल देश में होने वाले पड़ोसी देश को मध्यस्थ देश होने के कारण पड़ोसी देश को छोड़कर अन्य देशों के साथ व्यापार हेतु इसे भारत के कलकत्ता बंदरगाह पर निर्भर रहना पड़ता है। काठमांडू जो है देश की राजधानी है तथा सड़क मार्ग द्वारा चीन और भारत से जुड़ा है। चीन के सहयोग से एक सड़क उत्तर में हिमालय पार तिब्बत की सीमा तक जाती है। काठमांडू वायु मार्ग द्वारा सभी महादेशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ सभी आधुनिक सुख सुविधा भी वस्तुएं उपलब्ध हैं। पोखरा दूसरा बड़ा नगर है। क्या है? पोखरा दूसरा बड़ा नगर है। वहाँ का झील पर्यटक को आकर्षित करता है। वीरगंज एवं जनकपुर अन्य प्रमुख व्यापारिक नगर है। यहाँ के सभी नगर यातायात एवं संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। जल, विद्युत, खनिज तथा कृषि का विकास आधुनिक तकनीक तथा पड़ोसी देशों के सहयोग से किया जा सकता है। यदि नेपाल में संभावित विकास स्तर प्राप्त हो जाए तब यह जो है देश पूर्व का स्विट्जरलैंड बन सकता है। मतलब कि सभी जो है विकास यहाँ पर प्राप्त हो जाए, संभावित स्तर जो है यहाँ पर ठीक ठाक हो जाएगा तो ये स्विट्जरलैंड बन सकता है पूर्व का। पिछले 240 वर्षों से नेपाल में राजतंत्र का व्यवस्था चल रही थी और वहाँ की जनता ने वर्ष 2008 में मतदान के द्वारा राजतंत्र को जो है समाप्त कर आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी है। आज के नेपाल का उदय एक नवीन गणराज्य के रूप में हो चुका है। नेपाल के लोगों को आशा है कि अब नेपाल चतुर्दिक विकास जो है संभव हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका नेपाल वाला जो अध्याय था वो समाप्त होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो आपको ऊपर ने हमें बताया भी कि सिक्किम से मिलता है। किससे मिलता है? सिक्किम से। महाभारत लेख क्या है? तो महाभारत लेख लिखने पर्वत श्रृंखला, लेखाकार, मैदान और राजमहल क्या है? तो ऊपर में हमने पढ़ा भी है। क्या है ये? तो ये आपका पर्वत श्रृंखला है जो आपने ऊपर पढ़ा है। आगे चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक को आप जानते हैं नेपाल में नारायणी के नाम से। किस नाम से? नारायणी को। ठीक है, सप्तकोशी को आप कोशी के नाम से वहाँ पर जाना, कोशी को जो है सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका जो है यहाँ पर जो दिया गया था नेपाल का वो समाप्त होता है। अब देखिएगा भूटान के बारे में। भूटान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा गया है कि परिचय में कि भूटान भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। यह एक पर्वतीय देश है जो पूर्वी हिमालय के मध्य अवस्थित है। भूटान 26 डिग्री 45 मिनट एवं 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 89 डिग्री 45 मिनट एवं 92 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भूटान का क्षेत्रफल कितना है? 45,500 वर्ग किलोमीटर है। भूटान के उत्तर में चीन क्या है? उत्तर में चीन है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में असम और पश्चिम में सिक्किम है। याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका क्या है? भूटान है। और उत्तर में क्या है? तो चीन है। ये सभी भारत के राज्य हैं जो देख रहे हैं ना, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी। और भूटान चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। ये देख सकते हैं भूटान के ऊपर में आपको चीन दिख रहा है और ये आपका हो गया पूरब,
ये आपका हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में सिक्किम है और दक्षिण में कौन है? तो असम है और जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए स्थलाकृति देखिएगा तो जो है भूटान दक्षिण किनारे पर 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है जिसको द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? भूटान के दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है जिसको द्वार कहते हैं। द्वार प्रदेश जो 600 मीटर तक ऊंची एवं सक्रिय पट्टी है। मैदान के उत्तर में निचले हिमालय पर्वत है जिसकी जो है ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर की है और इन पर्वतमालाओं के उत्तर में ग्रेटर हिमालय है जिसकी जो है भूटान में सर्वाधिक ऊंचाई 7574 मीटर है। देखिएगा जलवायु को, तो जलवायु एवं वनस्पति। भूटान की जलवायु पर्वतीय मानसूनी है। यहाँ तापमान पर ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वर्ष भर कठोर सर्दी पड़ती है और जनवरी का औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से जो है 14 जुलाई तक 17 डिग्री सेल्सियस मीटर में रहता है और वर्षा जो है आपको 185 सेंटीमीटर से अधिक मई से सितंबर के मध्य होती है। वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो कितना है? 250 सेंटीमीटर होता है। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं जलवायु जो है भूटान की जलवायु किस प्रकार की है? तो यदि हमारे परिवार से अथवा पड़ोस से कोई व्यक्ति भूटान गए हों तो उनके बारे में पुस्तक में एकत्रित जानकारी करने के लिए कहता है। देखिएगा यहाँ पे कि मैदानी भाग द्वारा जलवायु उष्णकटिबंधीय कैसी है? जलवायु उष्णकटिबंधीय है जिसमें जनवरी के महीना ठंडा होता है। लगभग 1050 मीटर से 2250 मीटर ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में जलवायु शीतोष्ण है। क्या है? जलवायु यहाँ पर शीतोष्ण है और ऐसे जो जलवायु है जो मैदानी भाग है वहाँ पर तो उष्ण कटिबंधीय है। देश के अधिकतर जनसंख्या इसी प्रदेश में निवास करती है। इससे अधिक ऊंचाई वाले भागों की जलवायु बहुत अधिक ठंडी है और वे प्रायः बर्फ से ढके रहते हैं। इन ऊंचे पठारी भागों में बहुत कम लोग निवास करते हैं तथा प्राकृतिक वनस्पति भी नाम मात्र का है। पर्वतों के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है और 500 से 750 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की जाती है। जलवायु के अनुरूप ही वनस्पति का कटिबंधीय वितरण पाया जाता है। द्वार जो है प्रदेश में चौड़ी पत्ती के उष्णकटिबंधीय वन जो है 1200 से 2200 मीटर के मध्य चीड़ के वन और 1500 से 3000 मीटर के मध्य चीड़, ओक, मेपल, पॉपुलर, वालनट आदि तथा इससे अधिक ऊंचाई पर फर, बर्च आदि किस्म की वनस्पति मिलती है। यहाँ के कुल क्षेत्रफल के 68% भाग पर वन पाए जाते हैं। अब देखेंगे कृषि कैसा है? तो यहाँ की 10% से भी कम भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। कृषि कार्य नदियों की आंतरिक घाटियों एवं मध्यम ढालों पर होती है और दक्षिणी पश्चिमी भाग में कृषि अधिक विकसित है। पूर्वी भाग में स्थानांतरण कृषि होती है। फसलों का उत्पादन ढाल व ऊंचाई के अनुसार होता है। चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का, सब्जियां यहाँ प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। जनसंख्या कैसा है? तो जनसंख्या यहाँ पर देखेंगे तो भूटान की जनसंख्या 23,28,000 जो है 2007 के अनुसार है। भूटान का औसत जो है जनघनत्व 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2005 में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.9% है। नगरीय जनसंख्या 11% है तथा साक्षरता दर 42% है। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण निर्धन हैं। थिम्पू तथा पुनाखा भूटान के मुख्य नगर हैं। 2008 के मानव विकास सूचकांक में भूटान 133वां रैंक उसका है। उद्योग धंधे कैसे हैं? तो औद्योगिक दृष्टि से भूटान बहुत पिछड़ा देश है। विषम धरातल, कठोर जलवायु तथा परिवहन के साधनों की कमी के कारण यहाँ संसाधनों के विकास में भारी कठिनाई है। लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास यहाँ हुआ है। यहाँ जो है प्लाईवुड, पैकिंग
आर्टिलरी और रेजिंग व तारपीन के तेल के उद्योग स्थापित हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है, विकास तेजी से हो रहा है। उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो भूटान की भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक संरचना ऐसी है जिसके कारण यहाँ यातायात के सभी साधनों का विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो है खनिजों का भी अभाव है, कुछ खनिज मिलते भी हैं तो उसके लिए अन्य मिश्रण जो है के संसाधन की उपलब्धता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ बड़े उद्योगों का पूर्णतः अभाव है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के रूप में केवल पशुपालन आधारित और कृषि पर आधारित उद्योगों का कुछ हद तक विकास हुआ है। इसके पश्चात पर्यटन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आर्थिक विकास के लिए यह मूलतः भारत पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में भारत की मदद से जल विद्युत के कई केंद्र विकसित हुए हैं। इन केंद्रों से भारत को भी विद्युत की आपूर्ति होती है। ये तो 2-3 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप। यहाँ पर भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू है। भूटान की हिमालयी का शाब्दिक ऊंचाई कितना है? तो 7500 जो है 54 मीटर ऊंचाई है। यहाँ पर हमने देखा था 7554 मीटर। और बारिश जो है वो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, ये देख सकते हैं 7554 मीटर ऊंचाई है और औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर है। दोनों का आंसर हो गया आपका, दोनों का 2 और 3 दोनों का आंसर हो गया 250 मीटर। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ है, हाँ है। यहाँ पर जो है भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? वन का विस्तार बोल रहा है तो वन का विस्तार तो 68% था। देखेंगे तो यहाँ पर वन का जो है पाया जाता है कितना, 68%। यहाँ पर है 70%, तो लगभग 70 मान के चलिएगा, 70% है। और भूटान की साक्षरता दर कितना है, तो 42% है। कितना है? 42%। अब देख लीजिएगा, ये सब तो 2008 का जनसंख्या के हिसाब से था। अब इसका जो है नया वाला देखिएगा। और इस प्रकार से आपका अब बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और जो है श्रीलंका है, 3 और बचे हैं। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? ठीक है, अगले वीडियो में इसको कर लेते हैं, नहीं तो देखते हैं, अगर अभी होगा तो अभी ही कर देंगे, अभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश के जो है लिखा गया कि परिचय जो है आप जानिएगा कि 1947 में क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और इसमें जो है पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। उसी को एक पूर्वी भाग जो बन गया वो बांग्लादेश बन गया। तो 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया। लेकिन 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से यह जो है एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित हुआ। इसकी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा से सटी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर है। इसके पूर्व में म्यांमार है। पूर्व में क्या है, तो पूर्व में म्यांमार मतलब बर्मा, तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी है। और उत्तर में भारत के असम तथा मेघालय, उत्तर में क्या है, असम और मेघालय है। और पूर्व में जो है इसके पूर्व में त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में बंगाल राज्य स्थित है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल हो गया, बंगाल राज्य है। और बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह देश 20 डिग्री उत्तर अक्षांश से 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये देख सकते हैं कि भारत में जो है ये कहाँ बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक है।
और ये पाकिस्तान है, ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान और जो है पूर्वी जो है पाकिस्तान, जो कि अब किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश के नाम से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है जनसंख्या के रूप में। बांग्लादेश की जो है जनसंख्या कितनी है, तो 15 करोड़ 2006 के हिसाब से है, लेकिन अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। यहाँ 880 प्रति जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। देश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है, शेष लोग जनजातीय हैं और लगभग 83% जनसंख्या मुसलमानों की है। संरचना और स्थाकृति देखेंगे तो बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य स्थित है। इस मैदानी देश के अधिकतर भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर से भी कम है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है और प्रति वर्ष मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है। तटवर्ती क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र में तट के पास नदियां द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण अनेक छोटे छोटे टापू बन गए हैं। ये बोल रहा है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा, याद रखना है। आगे देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। अगला है कि बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉम्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीज है। क्या है, बालुई बीज विश्व का कॉम्स बाजार है। जो है बांग्लादेश का 9 भू आकृति प्रदेशों में बटा है, 9 गो। तो पहला क्या है, तो पहला है चटगांव एवं सिलहट की पहाड़ियाँ, दूसरा है प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं, तीसरा है टिपरा धरातल, चौथा है रेतीला जलोढ़ पंख प्रदेश, पांचवा है मोरीवंद डेल्टा, छठा स्थिर डेल्टा, सातवां दलदली गर्त, आठवां गुम्फित नदीय ज्वार भूमि और नौवां ज्वारीय डेल्टा। अगला है कि पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी तथा पश्चिम दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई के श्रृंखलाओं का विस्तार पाया जाता है। ये पहाड़ियाँ समुद्र तल से औसतन 200 से 300 मीटर की ऊंचाई वाली है। ये इन पहाड़ियों के मध्य पर्वतीय दर्रे हैं। जल प्रवाह देखेंगे तो बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा है। ये नदियाँ एक और परिवहन में मदद करती है तो दूसरी ओर बाढ़ से तबाही भी लाती है। यहाँ के जनजीवन पर नदियों की गहरी छाप पड़ी है, इसलिए ये नदियाँ बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा की भांति है। बांग्लादेश की जो है बांग्लादेश में बहने वाली प्रायः सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ की मुख्य नदियाँ कौन है, गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि हैं। मेघना और गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र में प्रायः बाढ़ आया करती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, तो जमुना के नाम से। और निक्षेपण कार्य की अधिकता और मंद ढाल के कारण नदियां अक्सर अपनी दिशा बदल लेती है। जलवायु विशेषता देखिएगा तो जलवायु विशेषता में है कि बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ जाड़े में साधारण ठंडा मौसम होता है और तापमान जो है औसत तापमान 18.5 जो है सेल्सियस रहता है और गर्मी में बहुत अधिक जो है गर्मी भी यहाँ पर पड़ता है और गर्मी का ऋतु औसतन जो है 38 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो है हिमालय पर्वतीय शिखरों के उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ जलवायु सम रहती है। और बांग्लादेश में वर्षा अधिक होती है। वर्षा का जो है वार्षिक औसत कितना है, तो 200 से 500 सेंटीमीटर है, 200 से 500 सेंटीमीटर है। और बांग्लादेश में जो है वर्षा क्या होता है, यहाँ पर वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवने से होती है और अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी भाग चक्रवातों की चपेट में रहने के कारण मौसमी अनिश्चितता बनी रहती है और उन दिनों ज्वारीय लहरें तापीय भाग से होकर भीतर प्रवेश कर जाती है और जान-माल की अपार क्षति पहुंचती है इससे। और इन तूफानों को काल वैसाखी भी कहते हैं। ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है। वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं है और सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे
अगला है कि मृदा एवं वनस्पति। तो बांग्लादेश मुख्यतः मैदानी क्षेत्र देश है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के बाद नई मिट्टी की परत बिछती रहती है, जिसके कारण इसके एक बड़े भाग पर उपजाऊ दोमट मिट्टी मिलती है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्र के 6.7 भाग पर जो है प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण वृक्षों की वृद्धि तेजी से होती है। चटगांव और सिलहट के पर्वतीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं और इन सदाबहार वनों में बांस की प्रधानता है। दक्षिणी डेल्टाई प्रदेश में दलदली वन पाए मिलते हैं, जिसमें सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है और इन वनों को सुंदरवन कहते हैं। और इसी वन में विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और मैदानी भागों में कहीं-कहीं घास भी पाई जाती है। कृषि देखेंगे, कृषि कैसा है? तो कृषि यहाँ पर बांग्लादेश का अर्थतंत्र कृषि पर टिका है। देश की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 1/3 योगदान है। देश के 63% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ जो है फसलोत्पादन, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा वानिकी प्रमुख आर्थिक क्रिया है। समस्त रोजगार का 81% विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का 80% तथा राष्ट्रीय उत्पाद का 50% से अधिक कृषि से ही प्राप्त होता है। देश की 82% कृषि भूमि का जो है चावल 6% पर, जूट 4%, गेहूँ तथा अन्न जो है 10% पर, सब्जी और जो है 10% पर सब्जी और 4% पर गेहूँ, 10% पर सब्जी, फल और नकदी फसलें बोई जाती है। यहाँ देखिएगा, 1 मिनट से ऊपर से देखेंगे। समस्त रोजगार का जो है 81% विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का 80% तथा राष्ट्रीय उत्पाद का 50% से अधिक कृषि से ही प्राप्त होता है। और देश की 82% कृषि भूमि पर जो है चावल, 6% पर जूट, 4% पर गेहूँ और जो है अन्य 10% पर सब्जी और फल व नकदी फसलें बोई जाती है। यहाँ धान की 3 फसलें जो हैं कौन-कौन से हैं? अमन 67%, ओस 25%, बोरो 3.5% भूमि पर होती है। यहाँ विश्व का 6% से अधिक कच्चा जूट उगाया जाता है। देश का 7% जूट मेमन-सिंह जिले में पैदा होता है। चाय, सिलहट तथा चटगांव की पहाड़ियों के ढलानों पर पैदा होती है। गन्ना, तंबाकू तथा गेहूँ अन्य फसलें हैं। पशुपालन व्यवसाय कृषि के पूरक के रूप में प्रचलित हैं। प्रायः इसके परिवार अपने उपभोग के लिए मुर्गी या बत्तख, मांस के लिए तथा दूध एवं ईंधन मवेशी के लिए जो है पालता है। इसके लिए मवेशी पालता है। भेड़ व बकरियां भी पाली जाती है। बांग्लादेश में आंतरिक जलाशयों की संख्या अधिक होने के कारण स्वच्छ जल मछली पालन विकसित है और सागरीय मछली संसाधन भी प्रचुर है। यहाँ मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी रेल स्लीपर, ईंधन, लुगदी औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। बांस भी यहाँ पर उपयोगी वृक्ष है। ये देख सकते हैं, ये चाय का क्षेत्र है और ये जो है ये गन्ना का क्षेत्र जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखा रहा है और ये सभी के सभी जो रेड रेड है वो चावल का है और ये जो क्षेत्र है वो जूट का क्षेत्र है। खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है? तो बांग्लादेश खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से निर्धन है। यहाँ पर खनिज भंडारों की कमी है और इस देश में मिलने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूना पत्थर, नमक, कांच की बालू, लोहा तथा प्लास्टिक गैस है। जमालपुर तथा फरीदपुर क्षेत्र में कोयला मिलता है, लेकिन उच्च किस्म की नहीं है। प्राकृतिक गैस सिलहट, त्रिपुरा और रशीदपुर क्षेत्र में से प्राप्त की जाती है। तितास में जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, जो पाइपलाइन द्वारा ढाका भेजी जाती है। पाइपलाइन द्वारा जो है गैस जो होता है पाइपलाइन द्वारा ढाका भेजी जाती है। चटगांव में तेल शोधन का एक प्रमुख कारखाना है। बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधों का अधिक विकास नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय उत्पाद का जो है 10% उद्योग से प्राप्त होता है।
तथा 10% से कम उद्योग जो है आबादी औद्योगिक कार्य में लगी है। बांग्लादेश के प्रमुख उद्योग कृषि पर आधारित है। मुख्यतः जूट, सूती वस्त्र, कागज, चीनी, मछली उद्योग का विकास हुआ है। संसार का 50% जूट तथा जूट का सामान बांग्लादेश से निर्यात होता है। इससे इसके जो है अतिरिक्त सीमेंट, कांच, उर्वरक, इस्पात, पेट्रोल शोधन तथा जलयान निर्माण के जो है एकाधिक कारखाने ही हैं। छोटे इंजीनियरिंग, धातु, रसायन, विद्युत उपकरण, परिवहन संबंधी उद्योग विदेशों से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। और बांग्लादेश जिन वस्तुओं का आयात करता है उनमें खाद्यान्न, तेल, कपड़ा, कोयला, लोहा, इस्पात के सामान और मोटर गाड़ियाँ प्रमुख हैं। इसके प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जूट से बने सामान, मछली, खाल, जड़ी बूटियाँ, विद्युत उपकरण एवं इंजीनियरिंग के सामान हैं। ढाका, चांदपुर, बारीलाल और खुलना आंतरिक नदी बंदरगाह हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो है क्वेश्चन, बांग्लादेश की जो है पूर्व का नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थानीय सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 17 जो है दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो ये पूर्वी भाग में है, एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आज जो है यहीं पर इसको रोकेंगे, और जो बचा है श्रीलंका बचा है, पाकिस्तान बचा है, इसको जो है अगले वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।